हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? शायद आनंद पूर्वक होंगे। ये डिस्कशन जो न्यूमेरिकल की बुक है मेरी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर रेलवे एंड अदर एग्जाम्स, तो उसी का मैं डिस्कशन करा रहा हूं। उसी क्रम में 321 से 340 नंबर का प्रश्न मैं यहां हल करवाऊंगा। और पहला जो प्रश्न है 321 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से आपको 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होगा। तो आपको पता है कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ले जाएंगे तो क्या होता है, पहले आयतन घटेगा और घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन घटेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा। यहां ध्यान में रखना है, आयतन का मान घटता है और घनत्व का मान बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो महत्तम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर जल को ले जाएंगे तो उसका घनत्व घटेगा और आयतन का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अधिक टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, जल का आयतन पुनः आपको घटेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का जो आयतन होता है वह बढ़ना शुरू कर देता है, और 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जब जाएंगे तो बढ़ना शुरू कर देता है और घनत्व का मान घटना शुरू कर देता है। तो ये ध्यान में रखना है, 0 से 4 आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व महत्तम होगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद किसी भी टेम्परेचर पर अगर ले जाते हैं तो आयतन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व का मान घटेगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका कम होता है। 321 का कौन सा नंबर आंसर होगा, 321 का सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि लंबाई L और त्रिज्या R, तो यहां हमने त्रिज्या को बदल लेना है। त्रिज्या को मैं कर रहा हूं क्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा, छोटा वाला R कर लेते हैं। त्रिज्या छोटा R होता है। आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो R बराबर रो L अपॉन ए। इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, रो, ठीक है, यहां आर प्रतिरोध है, रो जो है प्रतिरोधकता है, एल तार की लंबाई है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो रो इंटू एल अपॉन क्या कर दीजिए, पार आर स्क्वायर। एक नंबर मानते हैं इसको। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि R1 नया प्रतिरोध बराबर रो, तो रो को अपने जगह पर ही रहने दीजिए, रो ही रहने दीजिए, और एल पार और आर, तो एल का वैल्यू क्या हो जाता है, L/2 है, और हमने क्या किया, आपको R का भी वैल्यू आधा कर दिया, R/2 का होल स्क्वायर प्रश्न में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, रो L अपॉन, ठीक है, पाई R स्क्वायर, नीचे 2 आ गया, ऊपर 4 चला गया, 2 दूनी 4 कर दीजिए, 2 रो L अपॉन क्या, पाई R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यानी नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 2 गुना हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा कौन सा नंबर, तो बी नंबर आंसर होगा। चलिए 323 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो 323 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि वोल्टेज V वाले कोई स्रोत किसी परिपथ से धारा, विद्युत धारा I को बनाए रखता है। तो समय T स्रोत द्वारा परिपथ में भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी। तो आसान बात है, तो विद्युत ऊर्जा मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगा, तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाता है, ध्यान में रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है क्या, तो विद्युत ऊर्जा बराबर Q इंटू V होता है, Q इंटू V। और Q बराबर क्या होता है, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है, I T इंटू क्या होगा, V हो जाएगा। तो VIT, यानी विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा U बराबर VIT। और आपको पता है ऊर्जा का मात्रा क्या, चाहे किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल होगा। और यह भी ध्यान में आपको रखना है कि विद्युत ऊर्जा के अनेक मात्रक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, जूल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद आपको आ जाएगा एक और किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। किसी पीतल की छड़, ठीक है, उष्मा चालकता दिया हुआ है उसका, में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर की लंबाई इतनी है। तो कई बार मैंने इस सवाल को बनाया है आप लोगों के साथ, और देखिए क्या कह रहा है कि भाई आपका एक क्या है, एक ये है, देखिए ये है एक ब्लॉक है, ध्यान दीजिए, एक ब्लॉक है। तो जब एक ब्लॉक है तो ब्लॉक, किसी पीतल की छड़ ब्लॉक दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है,
और ठीक है इसका क्या दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ x और dq बाई dt। तो dq बाई dt, ध्यान दीजिएगा, dq बाई dt मैंने बताया है कि क्षेत्रफल का समानुपाती और तापांतर का भी समानुपाती, लेकिन लंबाई का क्या होता है, तापांतर का भी समानुपाती, लेकिन ठीक है लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तीनों को मिला लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या निकलेगा, तीनों को जब मिला लेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा dq बाई dt बराबर, ये उष्मा के क्षय की दर है, ठीक है, उष्मा के प्रवाह की दर या उष्मा के क्षय की दर या उष्मा ग्रहण करने की दर बराबर क्या हो जाएगा, k a डेल्टा टी अपन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, k का वैल्यू, उष्मा चालकता का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 109 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ, 0.04 दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए तापांतर कितना दिया हुआ, तो 200 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, 10⁻² कर लिया। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो भाई तो ये देखिए इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, ये 20 10 से काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट उड़ाते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, तो ये काट दीजिए, क्या बचा, ठीक है, तो बच गया, ये बच गया 109 गुना 4 गुना 10। अब निकाल लीजिए 1090 गुना 4 गुना 4, 4 जीरो जा 0, फिर क्या आ जाएगा, 4 जीरो जा 0, नचो के 36 का 6, हाथ में कितना बचा 3 और 3 कर लीजिए और 1 चौके 4, 4360 निकल गया। अब इसको हमको बदलना है किसमें, किलो, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हो गया जूल पर सेकेंड, हमको बदलना है किलो जूल पर सेकेंड में, तो 4.360, ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड हो गया, क्योंकि आपको 3 अंक के बाद किलो में बदलने के लिए 3 अंक के बाद आपको दशमलव देना पड़ेगा किलो लिखने के लिए, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो 4.360 किलो जूल पर सेकेंड हो गया आंसर। तो ये ध्यान में रखना है। क्या मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु उष्मा का प्रवाह करेगा, उष्मा का क्षय करेगा, तो उष्मा के क्षय की दर क्षेत्रफल का समानुपाती और तापांतर का समानुपाती और लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके आधार पर मैंने आंसर निकाल लिया। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी नंबर ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 325 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम, ठीक है, श्रृंखला में जोड़े गए हैं, 12 वोल्ट के बैटरी 6 ओम प्रतिरोधक से, ठीक है, श्रृंखला में जोड़े गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी श्रृंखला में जोड़ा जाएगा तो धारा का मान समान, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होगा। धारा का मान क्या होगा, समान होगा, विभवांतर का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो कोई भी, ठीक है, चाहे 6 ओम हो चाहे क्या हो 2 ओम हो, तो दोनों में धारा का मान क्या होगा, समान होगा। ध्यान में रखिएगा, हमने क्या बताया कि श्रेणीबद्ध संयोजन में, कौन सा संयोजन में, श्रेणीबद्ध संयोजन में धारा का मान किसी भी प्रतिरोधक में क्या होता है, समान होता है, समान होगा। श्रेणीबद्ध संयोजन में, ठीक है, किसी भी प्रतिरोधक में धारा का मान समान होता है। प्रतिरोधक में धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, समान होता है। चलिए निकालते हैं इसको, क्या कह रहा है, आपको कह रहा धारा का मान समान होता है। यहां देखिए, यहां हमने पहले निकाल लिया 2 ओम, फिर क्या किया, आपको एक और ले लिया 6 ओम, 2 ओम 6 ओम ले लिया। अब क्या किए कि इसको हमने कितने वोल्ट के बैटरी से, तो हमने कर दिया है इसको 12 वोल्ट के बैटरी से कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 वोल्ट के बैटरी से अटैच कर दिया है। चलिए निकालते हैं, ठीक है, धारा गया, इधर से इधर गया, धारा, इसमें धारा का मान क्या होगा, हमेशा समान होगा, केवल विभव भिन्न भिन्न होगा। तो देखिए भी, पहले तो आर निकाले थे, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर सीरीज में, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हुआ 2 + 6, 2 + 6, तो यानी कितना निकल गया, 8 ओम निकल गया। अब देखिए धारा निकालिए, तो I बराबर क्या होता है, V बटा R, तो V का मान कितना है, 12 है, बटा क्या करेंगे 8 निकालेंगे, तो 12 बटा 8 निकालिए, ठीक है, 12 बटा 8 यानी 1.5 एम्पियर। चाहे 2 ओम हो उसमें भी धारा उतना ही जाएगा, चाहे 6 ओम हो, दोनों में धारा क्या होगा, समान ही गमन करेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, श्रेणीबद्ध संयोजन में, ठीक है, किसी भी प्रतिरोधक में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन विभव भिन्न भिन्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 326 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0,
ठीक है, x बराबर 0 निकालते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है, आसान सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि कोई वस्तु विराम x बराबर 0 से चलना शुरू करता है और x अक्ष पर, ये देखिए विराम हुआ, x बराबर 0, t बराबर 0, u बराबर 0 शुरू किया और नियत त्वरण से गमन करता है। कितना त्वरण से? नियत त्वरण a का मान कितना दिया हुआ? a का मान दिया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहां से कितना आया? आपको आ गया, कितना दूरी तय किया? तो 12.8 मीटर तय किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से यहां तक गया तो ये क्या है? 20 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, अब देखिए पहले समय देता था तो निकालने के लिए बोलता था, अब यहां पर दूरी दिया हुआ है तो हम निकालते हैं। इस केस में निकालिए, S1 बराबर यू टी प्लस क्या? हाफ AT स्क्वायर, या ऐसे करते हैं, हमको तो औसत वेग निकालना है, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS1। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेते हैं इससे V1 का मान। U1, U तो क्या है? 0 है, तो 0 प्लस 2 गुना A का वैल्यू हो गया 1.6 गुना 12.8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V1 बराबर रूट अंडर निकालिए, 2 गुना 1.6 गुना 12.8, तो ये देखिए 16 8 88, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो गुना 1.6 गुना 1.6 गुना 8 निकालिए, 8 दूनी कितना हुआ? 16, 16 का बाहर कितना निकला? 4, और 1.6 का कितना निकलेगा? 1.6 निकलेगा, यानी 6.4 मीटर पर सेकेंड। ये V1 हो गया पहला के लिए चाल, यानी जब यहां से यहां तक गया तो इसकी चाल हमने क्या निकाला? V1 निकाल लिया। ठीक है, ये निकल गया। अब हमको V2 निकालना है, फिर उसी तरह से V2 का स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। U तो 0 है, प्लस 2A, 2 गुना 1.6 गुना 20 है 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए 2 गुना 1.6 गुना 20 का रूट अंडर V2 बराबर। चलिए भाई निकाल लेते हैं इसको, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 1.6 बटा 10, 10 दूनी 20, तो 16 गुना 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 का 2 ही बाहर निकल गया और 16 का कितना निकल गया? 4। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको 2 वेग निकल गया, एक V1 है, दूसरा क्या निकल गया? V2 निकल गया। तो V एवरेज, यहां देखिए, यहां लिख रहे हैं V एवरेज बराबर क्या होता है? आपको पता है V1 प्लस V2 बटा 2, बहुत बार किए हैं हम लोग। तो 8 6 14, 14 बटा कितना करेंगे? 4 कर लेंगे, 14 बटा 4 कर लेंगे, तो बटा कितना हो जाएगा? 2, तो ये निकल गया 7.2 मीटर पर सेकेंड। तो औसत चाल कितना हो जाएगा? 7.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 327 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि L लंबाई और R त्रिज्या तिगुनी कर दिया गया है, तिगुनी लंबाई और 1/3 त्रिज्या कर दिया गया है, तो औसत निकालें कितना प्रतिरोध बढ़ा है। तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि पहले हमने क्या निकाला? ठीक है, आपको वेग निकाला पहले केस के लिए, फिर दूसरे केस के लिए, दोनों को जोड़ करके क्या कर दिया? औसत कर दिया, तो औसत चाल निकल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध R बराबर रो L बाय A होता है। ठीक है, तो रो L बाय A हो जाएगा। यहां देखिए प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A हो गया ना। तो अब देखिए ये इसको एक स्टेप और बढ़ा दिए, रो L बटा क्या? पाई R स्क्वायर। एक नंबर मानते हैं इसको। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई को तिगुनी लंबाई कर दिया जाएगा। तो R1 बराबर रो तिगुनी लंबाई यानी 3L बटे, ठीक है, 1/3 त्रिज्या को क्या कर दिया है? 1/3 कर दिया गया। तो पाई R बटा 3 का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। तो रो इंटू 3L इंटू 9 ऊपर चला गया, बटा बचा पाई R स्क्वायर, तो 9 × 27 को बाहर निकाल लीजिए, गुना रो L अपॉन क्या? पाई R स्क्वायर। तो पाई रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा? तो R के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 27R हो गया। यानी पहले के
प्रतिरोध जो है पहले के प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27R आ जाएगा। तो 327 का कौन सा हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 328 नंबर देखिए, यदि किसी मानक आरेख की चौड़ाई 841 मिलीमीटर हो तो उसका क्या होगा, आपको लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया 1189 होगा। आपको पता है कि ड्राइंग शीट बनाने के लिए, ठीक है, ड्राइंग शीट बनाने के लिए बोलते हैं, ड्राइंग करने के लिए, इंजीनियरिंग में ड्राइंग करने के लिए हम ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। और प्राय ड्राइंग शीट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो ड्राइंग शीट कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के होते हैं। और ये ड्राइंग शीट क्या क्या होते हैं जरा उसको भी देख लीजिए। ड्राइंग शीट जो होता है, पहला ड्राइंग शीट होगा A0, दूसरा होता है A1, तीसरा होता है A2, तीसरा चौथा होता है A4, ठीक है, A3 और चौथा पांचवा क्या होता है, A4 होता है। तो A0 की अगर बात करते हैं तो ध्यान में रखिए, इसका लंबाई और चौड़ाई 841 गुना क्या, ठीक है, 1189 कर लीजिए। अब इसको इधर लेके आइए, 841 और यहां पर हो जाएगा कितना, तो 594। फिर देखिए इस 594 को यहां लाइए और यहां क्या कर लेंगे, 420 कर लेंगे, ठीक है, और गुना कर लीजिए, क्या हो जाता है, फिर ये 420 को यहां ले लीजिए और हमने क्या कहा, 297 यहां कर लेना है। फिर हमने क्या कहा कि ये 297 को यहां ले आइए और यहां क्या कर लेंगे, 210 कर लेंगे। तो ये 5 ड्राइंग शीट अलग अलग होते हैं जिसके लंबाई और चौड़ाई मिलीमीटर में दिए गए हैं। तो प्रश्न में जो कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो ठीक है, A0 है, जिसकी लंबाई आपको पता होगा 800, चौड़ाई आपको 841 और लंबाई क्या होगा, 1189 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यदि किसी मशीन पर भार L हो, उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी LD हो, तो भार द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य कितना बोल रहा है, तो मशीन द्वारा भार कितना L, तय की गई दूरी कितना LD। और आपको पता है कि कार्य क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना, ठीक है, बल गुना विस्थापन होता है, या भार गुना, ठीक है, दूरी होता है। भार गुना क्या होगा, दूरी होगा। ध्यान में रखिएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन या बल इंटू दूरी भी कर सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार अगर एलाबोरेट करें तो भार गुना क्या कर दीजिए, दूरी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये दूरी जो होगा वो बल की दिशा में होगा या भार की दिशा में होगा। तो भार देखिए कितना दिया हुआ है, तो भार L दिया हुआ है और दूरी कितना तय कर, तो LD तय कर रहा है। तो निकाल लीजिए L, तो क्या हो जाएगा L, ठीक है, इंटू LD, तो L इंटू LD या L² D भी कह सकते हैं, या L इंटू LD होता है, L इंटू LD। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 339 का, बोलते 329 का क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर होगा। देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा L इंटू LD। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखना है कि कार्य एक अदिश राशि है और कार्य क्या होता है, बल डॉट विस्थापन होता है। कार्य महत्तम कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर कार्य शून्य हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच अगर कोण 180 डिग्री हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो 5.99 इंटू 10⁻24 kg होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि कभी कभी इसका द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg भी कहते हैं और 5.99 इंटू 10⁻24 kg कहेंगे। ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 5.99 इंटू 10⁻24 kg या 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। चलिए, और पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 5.5, ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी बुध शुक्र पृथ्वी यह तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरे नंबर का ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यही मात्र एक सौरमंडल में एक ग्रह है जो सौरमंडल में एक ग्रह है जिस पर क्या होता है, जल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 331 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 25 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होगा। तो F बराबर क्या होता है, M इंटू A होता है। तो M का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो M का मान दिया हुआ है 25 kg और त्वरण का मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। तो 25 8 कितना होता है, 200 न्यूटन बल आरोपित करेगा। कितना न्यूटन बल आरोपित करेगा, 200। और यह भी ध्यान में रखना है कि बल प्रकृति में 4 प्रकार के होते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है। और बल प्रकृति में 4 प्रकार के, पहला नाभिकीय बल, दूसरा
नाभिकीय, पहला नाभिकीय बल, दूसरा वैद्युत स्थैतिक बल, तीसरा जो होता है आपको वह वैद्युत बल तो मैंने बता दिया। तीसरा जो बल होता है वो कमजोर बल होता है, और चौथा जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 332 नंबर सवाल देखिए, धरती की सतह पर मापे जाने वाले वस्तु 60 न्यूटन का वजन चंद्रमा के सतह पर क्या होगा। आपको पता होगा कि चंद्रमा के सतह पर जो भार होता है वह पृथ्वी के सतह पर भार का कितना हो जाता है, तो पृथ्वी के सतह पर भार का 1/6 हो जाता है चंद्रमा की सतह पर। तो चंद्रमा की सतह पर भार पृथ्वी के सतह पर भार का, ठीक है, 1/6 हो जाता है। तो देखिए 60, ठीक है, बटा क्या होगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 10 न्यूटन। यहां देखिए डी नंबर आंसर आपका आएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए कि वस्तु का भार जो होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु का भार बदलता रहता है, हर जगह वो बदलता रहेगा। ध्यान में ये भी रखना है कि भार जो होता है वो भार जगह बदलता रहता है। भार किस पर निर्भर करता है, जी के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है 0 होता है, ठीक है। अगर पृथ्वी से ऊपर बढ़ते हैं तो भार का मान घटता है, और पृथ्वी के ध्रुव पर भार का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो भार का मान कम हो जाता है, ध्यान में रखना है। और ध्रुव विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो भार का मान बढ़ने लगता है, तो ध्यान में रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि 333 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, ½ mv² होता है। ½ m इंटू क्या होगा, v² होगा। तो ½ m का वैल्यू देखिए कितना है, 10 kg है, तो 10 कर दीजिए। और ठीक है, आपका वेग कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 से काट दीजिए। 5 गुना क्या हो गया 36, 56 36 का 0, 180 हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा। तो देखिए कौन सा नंबर आंसर हो जाएगा, तो 180 जूल हो जाएगा। ध्यान में रखिए बी नंबर आंसर आपको हो गया। कौन सा नंबर होगा, बी नंबर आंसर होगा। ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच संबंध क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ke बराबर p²/2m होता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 334 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है जिसके माध्यम से उत्पन्न धारा इतना है, तो बल्ब कितने पावर का होगा। पावर निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पर पावर निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, तो वोल्ट दिया हुआ है और धारा दिया हुआ। आपको पता है कि पावर P बराबर बहुत सारा फॉर्मूला होता है, क्या क्या होगा, P बराबर V इंटू आई होता है, P बराबर v²/r होता है, P बराबर क्या होगा, P बराबर होता है कि VI T भी होता है, ठीक है। तो ये सब फार्मूला है पावर का, तो आपका इसी फार्मूले पर आपका आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, तो देखिए भी वोल्ट दिया हुआ 220 वोल्ट, और धारा का मान कितना दिया हुआ 0.5 एम्पियर दिया। उड़ाइए 10 यहाँ दीजिए, ये 0 ये 0 काट दीजिए, 22 5 110 वाट हो गया। कितना वाट हो जाएगा, 110 वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 110 वाट हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 335 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है 335 नंबर सवाल, कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु को लगता है, तो बल निकालिए। देखिए बल क्या होता है, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से, लेकिन बल का व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। बल का व्यंजक कहता क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, और यह परिवर्तन बल के दिशा में होता है। तो एकदम आसान है प्रश्न, क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, बल के बराबर होगा। तो क्या है संवेग में परिवर्तन की दर, तो F बराबर dp/dt, ये बोल रहा है प्रश्न में, बोल रहा है कि F बराबर क्या होगा, dp/dt होगा। तो d/dt ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं P बराबर क्या होता है mv - u कर लीजिए, ठीक है। तो mv - u बटा क्या हो गया t, dt भी कर सकते हैं या डायरेक्ट t भी कर सकते हैं, t कर लीजिए, ये बल दिया हुआ। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 kg द्रव्यमान, कितना kg द्रव्यमान, 5 kg द्रव्यमान गुना वेग में अंतर कितना है, तो वेग में अंतर देखिए कितना है 7 और -4, 7 - 4। समय कितना है, तो 2 सेकंड है, 2 सेकंड कर लीजिए। 7 में से 4 गया 3, तो 5 गुना 3/2, तो क्या हो जाएगा, तो 7.5 न्यूटन। कितना न्यूटन हो जाएगा, 7.5 न्यूटन। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 335 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
36 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब बिजली के एक हीटर के स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच उसकी गतिज ऊर्जा का गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157 वोल्ट हो तो बढ़ा दिया गया तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचेगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आसान है सवाल। क्या कह रहा है सवाल में, कह क्या रहा है? तो सवाल में कह रहा है 336 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि भाई साहब आपका जो है दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? तो 2 चीज दिया हुआ है। पहला चीज क्या दिया हुआ है? तो आपका दिया हुआ है आई का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है और आर का मान निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना क्या करते हैं, आपको पता होगा कि ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर। ध्यान दीजिएगा जरा, ओम का नियम कहता है V बराबर क्या? आई आर। V बटे आई बराबर नियत होता है। ध्यान से सुनिएगा, तो V1 बटे I1 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बटे I2। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो V1 का मान, पहले तो I1 का मान दिया हुआ 4 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, और V1 का मान कितना दिया हुआ है? तो 60 वोल्ट। V2 का मान क्या दिया हुआ है? 157.5 वोल्ट दिया हुआ। I2 का मान निकालना है। क्या कह रहा है? I2 का मान निकाल लीजिए। तो I2 बराबर क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? तो V2 इंटू I1 बटे, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? चलिए, V2 का मान कितना दिया हुआ? 157.5 गुना I1 का मान कितना दिया हुआ? 4 और V2 का मान कितना दिया हुआ? 60। तो 4 15 ही 60, 15 से काटिए, 15 का 15, अब 15 पचे 75, 15 का 15, 15 पचे 75, यानी 10.5 एम्पियर। कितना धारा प्रवाहित होगा? 10.5 एम्पियर। तो देखिए 336 नंबर का क्या हो गया? सी नंबर आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 337 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसके दोनों अंतर 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। तो सुचालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। हमको क्या निकालना है? प्रतिरोधकता ज्ञात करना है या प्रतिरोध ज्ञात करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, धारा का मान दिया हुआ है और वोल्ट का मान दिया हुआ तो नहीं निकल जाएगा। आपको पता है कि ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि, ठीक है, 2 चालक तारों के बीच का विभवांतर भी हो, उससे प्रवाहित धारा आई हो, तो प्रवाहित धारा, ठीक है, 2 तारों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा का क्या होता है? समानुपाती। और V बराबर क्या हो जाएगा? आर आई हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। तो आर यहां से निकाल लीजिए, आर बराबर क्या होता है? V बटे आई होगा। और V का मान कितना हो जाता है? तो V का मान दिया हुआ 4 और I का मान दिया हुआ 2, तो 2 एम्पियर होगा। ये भी ध्यान, बोलते 2 ओम होगा। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वोल्टेज किसको कहते हैं? तो जो कंडीशन यह बताता है कि धारा किधर से किधर प्रवाहित होगी, उस कंडीशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। यानी देखिए, आपको किसी 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश प्रवाहित कराने के लिए जो कंडीशन आवश्यक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? आपको विद्युत विभव बोलते हैं। यानी विद्युत 1 कूलम्ब आवेश को या इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। और विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखिएगा, और इसको वोल्ट में मापा जाता है और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होता है। चलिए 338 नंबर सवाल देखिए। एक वस्तु 4 पर सेंटीमीटर के एक समान वेग से, ठीक है, आगे बढ़ रही है। इसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो वस्तु का द्रव्यमान खोजें। कितना पर सेंटीमीटर? तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर पर सेकेंड है। ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, तो इसको सही कर लीजिएगा। 4 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील है। तो आपको निकालना है क्या? आपका द्रव्यमान निकालना है। चलिए करके देखते हैं। गतिज ऊर्जा बोलता है, इसकी गतिज ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा। तो गति काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ½ mv²।
और आपको पता है कि आपका भी दिया हुआ, भी को सही कर लीजिएगा, 4 मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा। भी का मान दिया हुआ तो आप निकाल लीजिए ना, एम का मान निकाला, एम बराबर क्या होगा, के ई इंटू 2 बटे वी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के ई इंटू 2, के ई का मान कितना दिया है 120, 120 गुना 2 और ठीक है, भी का मान कितना दिया हुआ 4 का स्क्वायर करके देखिए, 120 गुना 2 बटा 16, तो 2 8 16 और 15 8 120 से तो 15 हो गया, 15 केजी हो जाएगा द्रव्यमान। कितना केजी हो जाएगा, 15 केजी द्रव्यमान हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कितना केजी द्रव्यमान हो जाएगा, 15 केजी द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, 4 पर सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। चलिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के ई बराबर ½ mv² होता है, तो उसी के आधार पर हमने इसको बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 339 नंबर सवाल देखिए। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात पर, क्या होता है जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, यहाँ देखिए फेंक रहे हैं, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो जाने के क्रम में क्या होता है कि आपको गतिज ऊर्जा, जब फेंक रहे थे तो वहां गतिज ऊर्जा मैक्सिमम और महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी, इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो न्यूनतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा महत्तम होता है, जबकि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर महत्तम होता है। तो जब वस्तु जा रहा है तो h/3 ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा घटेगा, लेकिन आपको काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा घटेगा, लेकिन अस्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो अस्थितिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा अधिक, गलत बात है। अस्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कंडीशन आपको क्या होगा, सही होगा। अनलेस ये सही नहीं होगा। जब वस्तु गिरेगा ऊपर से, तो ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु ऊपर से गिरेगा तो आपको अस्थितिज ऊर्जा का मान घटना प्रारंभ होगा, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ होगा। फिर जब पृथ्वी से टकराएगी जिस समय, उस समय गतिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए इस सेशन का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की गति में परिवर्तित होता है। देखिए ऑक्सीजन में जो ध्वनि की गति होती है, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन में जो ध्वनि की गति होती है वो आपको न तो इसमें क्या है, आपका पहला नंबर सही है और न तो आपका दूसरा नंबर सही है। जब भी ध्वनि की चाल होगी तो वो क्या होगा, 316 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होगा। न तो एक सही है, न तो क्या होगा, आपको 2 सही है। ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो होती है वह 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो प्रत्यास्था पर, दूसरा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जिस वस्तु की प्रत्यास्था जितनी अधिक होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, जबकि गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। याद रखना है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल, ठीक है, धातु में सबसे अधिक होगा, एल्युमिनियम में, उसके बाद होगा आपको निकेल में, उसके बाद क्या होगा, स्टील में, उसके बाद लोहा में, उसके बाद अन्य पदार्थों में होगा। ध्यान में यह रखना है आपको कि ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और यह निर्वात में गमन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेशन आपका समाप्त हो गया और ध्यान रखना है। ढेर सारा आप लोगों का धन्यवाद। न्यूमेरिकल बनाइए, बार बार प्रश्नों को हल कीजिए और जितना ज़्यादा हल कीजिएगा उतना ज़्यादा सफलता आपको हासिल होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। 341 से 360 नंबर के वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।